तो बेंजीन का जब स्ट्रक्चर की बात होती है तो बेंजीन का 1825 में इसका स्टार्ट हुआ था माइकल फेरेडे से, और उसने वेजिटेबल ऑयल से इसको एक्सट्रैक्ट किया था, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस था। ये एफएससी की किताब से मैं बता रहा हूँ, मतलब ये कोई बीएस एमएससी लेवल की बातें नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए जो मैंने इसमें, जो आगे की बातें हैं वो हकर रूल है, वो बाद उसमें एफएससी में आप बता रहे नहीं था, तो वो हम फिर अभी देख लेंगे, लेकिन ये मैं बेंजीन की इन्फॉर्मेशन जो सारी एफएससी लेवल, तो ये आपको आनी चाहिए। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जो क्रैकिंग हम करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं। इसकी डिटेल हम अगर नहीं आती तो फिर हम इसको फिर देख लेंगे कभी। उसके बाद 20 साल बाद हॉफमैन था साइंटिस्ट, उसने कोल तार से इसको एक्सट्रैक्ट किया, और उससे फिर उसने मतलब बेंजीन को बताया कि ये भी उसने वहां से एक्सट्रैक्ट किया। ये माइकल फेराडे ने वेजिटेबल ऑयल से की, इसने कोल तार से। और दूसरा इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मोलर मास जो है 78.108 जो है, ये वेपर डेंसिटी मेथड से पता चलाया। उस मेथड से भी अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो जैसे एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं बेंजीन का, आपको पता है CH बनता है 13, जैसे ये लिखा हुआ है। तो मोलर मास डिवाइडेड बाय फार्मूला मास इसका कार्बन का 12 और एक हाइड्रोजन का 13 बनता है, 78 को 13 से डिवाइड करें तो 6 बनता है। तो इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है C6H6, ये इस तरह से प्रपोज हुआ कि मतलब इसका जो एक्चुअल मोलर मास था उसको हम जब देखा गया तो 78.108 था, और इसका एम्पिरिकल फार्मूले की और इस कैलकुलेशन से अगर हम देखें तो फिर 6 निकलता है अप्रोक्सीमेटली। इसका जो स्ट्रक्चर था वो पहले ये था कि ये स्ट्रेट चेन है कि एरोमेटिक है या साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसके लिए फिर डिफरेंट प्रपोजल्स आए कि ये हाईली अनसैचुरेटेड है, क्योंकि आपको पता है एल्केन C6H6 अल्केन अल्कीन अल्काइन है ना, मैक्सिमम हाईली अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो वो भी CnH2n+2 है। तो ये उससे भी कम है, मतलब हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मतलब ये बराबर है। हालांकि जितने भी अल्केन अल्कीन अल्काइन के फार्मूले हैं उसमें H इससे कार्बन से ज्यादा ही होता है। तो ये चीज प्रूव करती थी इस कैलकुलेशन से कि ये बहुत ही ज्यादा हाईली अनसैचुरेटेड है। तो उसके लिए फिर जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बने, ये थे, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना HC ट्रिपल बॉन्ड C। ये अगर स्ट्रेट चेन में अगर हम लिखें C6H6 को, तो ये दो सजेशंस बनती हैं। ऊपर वाली है 1,5 हेक्सा डाई आइन, ठीक है, 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है और 5 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5, अच्छा एक मैं मिस कर रही हूँ, सॉरी, तो एक और लगाना था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दरमियान में एक और सी आता है, तो ये यानी कि सी, यहाँ पे सी डबल सिंगल बॉन्ड फिर सी आता है, फिर ये एक सी मिस है इसमें, ठीक है। तो ये फिर स्ट्रक्चर बनता है। दूसरा जो स्ट्रक्चर था वो ये बनता था कि आपकी 1 और 5 पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है और दरमियान में एक ट्रिपल बॉन्ड है 3 पोजीशन पे। तो ये दो तरह की सजेशन थी कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, इस तरह का एरोमेटिक या साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये इस तरह की बातों का कोई कंसेप्ट नहीं था उस टाइम। ना उनके पास कोई ये इस तरह की टेक्नोलॉजी थी जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स कहें, या कोई भी स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर थे। तो ये एक प्रपोजल इस तरह से बने थे जब स्टार्ट हुआ था। तो लेकिन इसका जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट किया गया तो ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं था। वो क्या था टेस्ट के KMnO4 में इसका कलर डीकलराइज हो जाता है, वो यानी कि इसके साथ रिएक्ट कर जाते, तो वो नहीं था हुआ। तो इसका मतलब था कि अनसैचुरेटेड का ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं दे रहा था। तो ये पहला प्रूफ था कि C6H6 इज नॉट अल्कीन और अल्काइन, इसकी प्रॉपर्टी नहीं थी क्योंकि KMnO4 के पास इसका पॉजिटिव टेस्ट नहीं आया था। उसके बाद इसके स्टेट चेन स्ट्रक्चर में एक और इशू था कि 1 2 3 पोजीशन है, इधर से 1 2 3 बनती है 6 कार्बन अगर हो, तो ये 3 मानो सब्स्टिट्यूशन पोजीशन है 1 2 और 3। लेकिन बेंजीन जो है वो एक्चुअली जो है वो मानो सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर पे देखें तो एक जगह पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन होती है, ये नहीं है कि इकट्ठी 3 पोजीशन पे वो लग जाए। तो ये भी एक चीज थी कि ये स्ट्रेट चेन नहीं है, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अल्केन अल्कीन अल्काइन में देखें तो ये फार्मूले भी ओबे नहीं हो रहे थे। C6H14 बनता है अगर अल्केन हो, C6H12 बनता है और C6H10 बनता है अगर ये अल्काइन हो। तो ये तीनों चीजें इसमें प्रूव नहीं होती। सो बेंजीन इज नॉट एलिफेटिक। एलिफेटिक की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो हम ऊपर भी देखें तो किसी जगह पे भी ये प्रूव नहीं होती। इसके अलावा बेंजीन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल था इस सेंस में कि बेंजीन हाइड्रोजन और हैलोजन के साथ एडिशन रिएक्शन देता है, बाकियों के साथ नहीं है। इसमें भी थोड़ी सी है कि ब्रोमीन के साथ नहीं, लेकिन मतलब क्लोरीन के साथ इसका एडिशन रिएक्शन है।
हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब आपको पता है कि ये अनसैचुरेटेड की, आपने अल्कीन और अल्काइन पढ़ा है, उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, अल्काइन में तो क्या बन जाता है, अल्कीन बन जाता है, अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड होता है तो अल्काइन बन जाता है, अल्केन बन जाता है। तो वो वाली प्रॉपर्टी के डबल बॉन्ड खत्म हो गए, सिंगल में कन्वर्ट हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गए डबल में, और डबल फिर सिंगल में कन्वर्ट हो जाए, ये एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेशन को शो करती है। तो ये चूंकि एडिशन रिएक्शन देता है, इसलिए ये अनसैचुरेटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ। इसके अलावा ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। अब सब्स्टिट्यूशन आपको पता है, एक चीज रिप्लेस होकर हाइड्रोजन की जगह लगती है, ये अल्केन की प्रॉपर्टी थी, सैचुरेटेड कंपाउंड की प्रॉपर्टी थी, तो ये भी ये देता है, ठीक है। तो इससे भी जाहिर हुआ कि ये वर्सटाइल है, कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें शामिल है। तो लेकिन ज्यादातर जो रिएक्शंस हैं, अगर आप बेंजीन के देखेंगे तो एडिशन रिएक्शंस ही होंगे, सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही होंगे, एडिशन रिएक्शंस बहुत कम है। मतलब यही एक दो एग्जांपल्स आपको मिलेंगी हाइड्रोजन और हैलोजन की, जिसमें आपको नजर आएगा कि ये एडिशन रिएक्शन है। अदरवाइज मतलब जिसको हम आम जुबान में, एलिफेटिक की जुबान में हम इस कहते हैं, ये अनसैचुरेटेड अल्केन या अल्काइन की प्रॉपर्टी है। तो ये वाली जो चीज़ है ये बहुत कम शो होगी, ज्यादा जो है ये सैचुरेटेड प्रॉपर्टी शो करेगा सब्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दूसरा, आपको पता है एल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेंजीन जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल कंपाउंड है। अगर इस तरह से देखा जाए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो फिर वो उसका मतलब स्टेबिलिटी का इशू उसका यहाँ पर आता है कि उसको एडिशन रिएक्शन ज़्यादा देने चाहिए। लेकिन हम इसके सैचुरेटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो सैचुरेटेड वाले रिएक्शन इसके ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली, और ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। आगे ये कैकुल ने जो काम खराब किया था, ये 1865 में किया था इसने। इसने कहा था कि ये साइक्लिक हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसको भी ख्वाब ही आया था, जो एक स्टोरी है, शायद एक दफ़ा मैंने फेसबुक पे शेयर की थी, वो सांप वाली आपने देखी हो शायद वीडियो। स्टार्ट में की थी, वैसे वो मेरे केमिस्ट्री के पेज पे भी अभी भी शायद लगी। तो उसमें ये चीज़ थी कि ये एक मिथ है, उसको ख्वाब आया था कि सांप बना हुआ था और इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में, तो उससे उसने आ गई थी उसको ख्वाब, तो उसने स्ट्रक्चर बना दिया था। लेकिन वो और भी चीज़ों का हो सकता है। यहाँ पर जो एक चीज़ है वो ये देखने वाली है कि ये जो स्ट्रक्चर उसने ये प्रपोज किया था, ये केकुल स्ट्रक्चर होता है जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के तरह हम शो करते हैं। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन दिखाई गई है, रेजोनेंस दिखाई गई है, ये इसका आइसोमर्स फॉर्म दिखाई गई है। और इसको फिर हम इस तरह से एक दायरा डाल देते हैं कि ये हम इस तरह से डबल सिंगल इस तरह दोनों को लिखने के बजाय इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम ये लिख देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी बॉन्ड प्योरली सिंगल नहीं है, कोई भी बॉन्ड प्योरली डबल नहीं है। तो ये वाली चीज जो है, इसके अलावा ये वाला जो रिएक्शन है मोनो सब्स्टिट्यूशन का, ये जो ऊपर बात की थी कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, तो यहाँ पर अगर देखने के, इवन इसके पास डबल बॉन्ड भी हैं, इसके बावजूद भी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। हालांकि इसको एडिशन रिएक्शन ही फिर देने चाहिए थे अगर प्योरली ये अल्कीन या अल्काइन प्रॉपर्टी की तरफ जाए। इस तरीके से डबल सब्स्टिट्यूशन भी हो जाती है कि एक ग्रुप पहले से लगा हुआ है उसके साथ, तो एक नया ग्रुप ऐड होगा तो आर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पे ऐड होगा। मैंने जानबूझ के इसको टेढ़ा लिखा है, आपके जहन में शायद ये होता है कि यहाँ पर जो ग्रुप है ये साथ वाला जो है वो आर्थो होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आर्थो, ठीक है। आप ये 6 के 6 एक जैसे हैं, हम लिखते हुए ऊपर नीचे करते हैं, डजंट मीन कि ये इस तरह से डबल है या ऊपर है या नीचे है। तो आप इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को जब लिखते हैं तो यहाँ पर ये दोनों चीजें अटैच होती हैं, तो ये आर्थो पोजीशन है। और अगर बिल्कुल अपोजिट हो, यहाँ से यहाँ हो, यहाँ से यहाँ हो, ये पैरा पोजीशन कहलाती है और मेटा पोजीशन है इसके लिहाज से। तो नया ग्रुप जो भी लगेगा वो किसी भी पोजीशन पे लग सकता है, वो आर्थो पे भी लग सकता है, मानो पे भी लग सकता है और पैरा पे भी लग सकता है। ये डाई सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। अगर प्योरली पहला ग्रुप ही लगे तो वहां पर आर्थो मेटा पैरा का हम जिक्र नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि यहाँ पे लग गए तो आर्थो पोजीशन पे लग गया, वो है ही अकेला। आर्थो मेटा और पैरा पोजीशन रिलेटिव पोजीशंस हैं, ये एक्सक्लूसिव एक ग्रुप की बेस पे आप नहीं कहते, ये अगला जो ग्रुप लगता है उसकी बेस पे आप ये पोजीशंस को डिस्कस करते हैं या आप इनको नाम देते हैं। इस तरीके से एडिशन रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोजन की इसमें एडिशन होती है। आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखा होगा निकल
की मौजूदगी में एडिशन रिएक्शन 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहां पर आपने ये भी देखा होगा कि प्लाटिनम रूम टेम्परेचर लिखा होता है, दोनों कंडीशंस ठीक होती हैं। लेकिन बेंजीन के केस में प्लाटिनम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही देगा, ये रूम टेम्परेचर पे नहीं देगा। इसका मतलब है इसकी अनसैचुरेशन अल्कीन और अल्काइन से भी ज्यादा है। यानी कि अल्कीन और अल्काइन में तो प्लाटिनम रूम टेम्परेचर पे एडिशन रिएक्शन दे देता है, उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, लेकिन बेंजीन में रूम टेम्परेचर पे प्लाटिनम ऐड नहीं होती। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कब बनेगा? अगर आप निकल को 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड पे या प्लाटिनम को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हीट देंगे तो। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसका एडिशन रिएक्शन का और अल्कीन और अल्काइन के एडिशन रिएक्शंस में। ठीक है, ये पॉइंट आपने नोट करना है। इसके अलावा क्लोरीन की आपको बताया था कि एडिशन होती है, जैसे ऊपर ऊपर जिक्र किया था ना, हाइड्रोजन और हेलोजन के एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो क्लोरीन आपको सनलाइट की मौजूदगी में तो इस तरीके से 6 के 6 उसके हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं क्लोरीन के साथ। लेकिन ब्रोमीन के साथ अगर आप देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राक्लोरो मीथेन, इसका ये एक सॉल्वेंट है, इसके ब्रोमीन के साथ कोई एडिशन रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा। ये एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइड्रोजन की जगह पे वो लग जाएगा। ठीक है, ये इसमें डबल बॉन्ड खत्म हो गया, अनसैचुरेशन खत्म हो गई। लेकिन एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेशन अपनी जगह कायम रहेगी, उस पे डबल बॉन्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता जो एडिशन रिएक्शन है। और बेंजीन के MnO4 के साथ भी रिएक्शन नहीं देती है, अब बात पहले भी बताई है, और ये सैचुरेटेड बिहेवियर को शो करती है। इसके बाद इसके जो ड्रॉबैक्स थे कैक्यूल स्ट्रक्चर के, वो ये वाला था कि जैसे ब्रोमीन की मौजूदगी में ये दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, एक में डबल बॉन्ड के साथ ये शो हो रहा है, एक में सिंगल बॉन्ड के साथ ये शो हो रहा है, और ये शो करता है कि ये इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर है जो कैक्यूल करता था, लेकिन इसके तरह से फिर इनका वो ऐसे नहीं होता। ठीक है, इस तरह से वो इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनते, ये इसका ड्रॉबैक था। अगर डाई सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं, दो ब्रोमीन के साथ दो ब्रोमीन अगर ऐड होते हैं, ब्रोमीन के साथ ये रिएक्शन देता है, ये ऊपर वाला नहीं देता, ये वाला रिएक्शन नहीं देता, ये वाला देता है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन है, इसमें दो एडिशन हुई है, एक ब्रोमीन की नहीं, दो ब्रोमीन के एटम्स की हुई है। ठीक है, और एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो उसकी स्टेबिलिटी का आगे जिक्र किया, जैसे ये कुछ स्टेबल है, लेकिन अगर आप अनसैचुरेटेड देखो तो वो स्टेबल नहीं होते, वो तो रिएक्ट कर जाते हैं, एडिशन रिएक्शन में चले जाते हैं। ये एक ड्रॉबैक था, ये दूसरा ड्रॉबैक था, और तीसरा जो है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात की, ये तीनों उसके ड्रॉबैक थे। अब एरोमेटिसिटी के लिए हक्कर रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये 4 पॉइंट आपने देखने होते हैं कि आप सबसे पहले ये देखेंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। एरोमेटिसिटी हम चेक करते हैं ना हक्कर रूल से, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए और हक्कर रूल होना चाहिए। ये हैं एरोमेटिसिटी के 4 मेन पॉइंट, जिसको आपने फॉलो करना है, जिसकी बेस पे आपको पता चलता है कि ये कौन सा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है और कौन सा नहीं है। अच्छा, अगर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां पर अगर आप 4n+2, अच्छा n क्या है, n जो है वो आप उसके हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन आपने कैसे इसको कैलकुलेट करना मैं बताता हूँ। साइक्लिक स्ट्रक्चर देख के पता चलता है। अब ये दो स्ट्रक्चर मैंने बनाए, एक बेंजीन का बनाया, एक मैंने ब्यूटाडाइन का बनाया। ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइन। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में देखें तो बेंजीन है और ये भी है, दोनों ही साइक्लिक हैं। ओके, प्लेनर स्ट्रक्चर है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से आइडिया हो जाता है। ठीक है, मोस्टली जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जाता है। और आपको पता है ना, सिंगल बॉन्ड अगर हो सिर्फ, जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर था तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और डबल बॉन्ड वाले में sp2 होती है, ट्रिपल बॉन्ड वाले में sp होती है। याद है ना, इतना तो पता ही होगा रेजोनेंस का। अच्छा, कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल, यानी कि ये रेजोनेंस हो, ये डबल बॉन्ड अगर मैं यहाँ पे बना दूं, ये इस डबल बॉन्ड को इधर बना दूं, इस तरह से ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड इधर चला गया, ये इधर एरो लगा दिया, इसको मैंने फिर इधर लगा दिया, ये इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स इसके बन सकते हैं, तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो ये वाली जो चीजें हैं ये क्या शो करती हैं, ये कॉन्जुगेशन है। अब आ जाते हैं हक्कर रूल पे, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें आप क्या करते हैं, इसमें मैं आपको झटका तरीका बताता हूँ कि जिससे आपको फौरन पता चल जाए कि हक्कर रूल को ओबे करता है कि नहीं। 4n+2 जो है, अगर तो होल नंबर में आता है, एक डिजिट आता है 1 2 3 4 5 6, अगर इस तरह से आता है तो वो एरोमेटिक है। अगर वो फ्रैक्शन में आता है, 1/2 आ गया, 3/4 आ गया, वट कुछ भी आ जाता है, तो वो फिर
एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। बेशक ये ऊपर वाली तीनों शर्तें पूरी हो रही हो, साइक्लिक भी हो, प्लेनर भी हो, कॉन्जुगेशन भी हो, लेकिन अगर हकर रूल को भी नहीं करता तो वो कभी भी वो कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। इसकी एग्जांपल में अगर आप देखें 4n+2 जैसे ये 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक और चीज़ पता कैसे चलेगा इलेक्ट्रॉन्स कितने? आपने सिंपल पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। देखें डबल बॉन्ड जो है ना वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है ना। ये एक डबल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है? ये मेरा एरो जो मैं घुमा रहा हूँ नज़र आ रहा है ना? पता चल रहा है? यस सर। आपकी स्क्रीन पे शो होता है ना ये? ओके। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स में एक बॉन्ड में, एक डबल बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितने हैं हमारे पास? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑल कैपेबल टू रेजोनेट, जो रेजोनेंस जिनकी होती है। बाकी सिंगल बॉन्ड फिक्स हैं, वो रेजोनेंस नहीं कर रहे, सिग्मा बॉन्ड जो है। सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूवमेंट में है, और वही पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रेजोनेंस हो रही है, उसी की बेस पे हम प्लानिंग करते हैं। 4n+2 कितने हमारे पास आए? फिर 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से अगर हम देखें n कितना निकलेगा, तो n निकलेगा यहाँ पर, वो आगे मैंने कैलकुलेट किया, अगले पेज पे मैं दिखा देता हूँ। तो ये पहले तो ये समझ लेंगे 4n+2 का मतलब क्या है। क्या आपने 4n+2 इज इक्वल टू, आपने लिखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4n+2 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ आ गई? अब आगे देखते हैं इसका मतलब। अब दोनों की कैलकुलेशन देखें। 4n+2 यहाँ पर कितने थे? यहाँ पर 4 थे ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स। n कितना आया? 1/2। 1/2 आया, 3/2 आया, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि ये फ्रैक्शन में है या होल नंबर में है। अब ये फ्रैक्शन में है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है? लेकिन बेंजीन में n इज इक्वल टू 1 आता है, ठीक है? 4n+2 इज इक्वल टू 6, तो 4n इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4, और n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 क्या है? होल नंबर है, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये ब्यूटाडाइन जो थी, साइक्लो ब्यूटाडाइन, इसमें फ्रैक्शन आता है, इसलिए ये साइक्लिक कंपाउंड है ज़रूर। कंजुगेशन भी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, प्लेनर भी लग रहा है पेरेंटली देखने में, लेकिन हकर रूल को obey नहीं करता, इसलिए ये नहीं है। अगला स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसमें भी उसी तरह 4n+2 कितने हैं? इसमें 4 डबल बॉन्ड है। इस 4 के 4 डबल बॉन्ड का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। n इज इक्वल टू 3/2 फ्रैक्शन है, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो आप जस्ट उसको देख के किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को, आप उसके पहले तो ये देखें, ये कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ। अब इस कैलकुलेशन किए बगैर आपको कैसे पता चलेगा कि एरोमेटिक कंपाउंड है, वो मैं अब आगे बताता हूँ आपको। फिलहाल ये समझ लें इतना। अच्छा, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बाईसाइक्लिक है। इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें, इसमें कितने? 3 और 2 5। 5 का मतलब है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4n+2 10, n इज इक्वल टू 2, तो ये होल नंबर है। 2 1 5 मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि ये होल नंबर है। होल नंबर है तो क्या मतलब हो गया कि ये आपका जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। बात समझ आ गई हकर रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से? अच्छा जी, अब आगे हम चलते हैं। इजी लिखा हुआ है ना, समझ आ रही है ना मेरे ख्याल? अब ये एक बड़ा कंपाउंड देखें। अब ये इतना बड़ा कंपाउंड है, इसके आप कितने कैलकुलेशन करेंगे? अब आपको एक मैं झटका तरीका बताता हूँ। जब इतना बड़ा फार्मूला आ जाए इस तरह से, तो आप कहाँ पे मतलब इसके फार्मूले लगाएंगे? आपने सिंपल क्या करना है, आपने उसके डबल बॉन्ड गिनने शुरू कर देने। इसमें 11 पाई बॉन्ड है, ठीक है? अगर तो पाई बॉन्ड्स, आप सिर्फ पाई बॉन्ड देखें कितने हैं? 11। अच्छा, जो ऊपर थे हमारे पास जिनको हमने कहा था ये, इसमें पाई बॉन्ड कितने थे? 3 और 2 5, ठीक है? पाई बॉन्ड सिर्फ कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कह रहा। बॉन्ड 2 पे डिवाइड करके जैसे। इसमें अगर आप देखें तो कितने थे पाई बॉन्ड? 4। ओके। इसमें कितने थे? 2। बेंजीन में कितने थे? 3। इसका मतलब है कि अगर पाई बॉन्ड ऑड नंबर में होंगे तो वो एरोमेटिक होगा, और अगर इवन नंबर में होगा तो नॉन एरोमेटिक होगा। आप चेक कर लीजिएगा बेशक जैसे भी। तो अगर इस स्ट्रक्चर को मैं 4n+2 से कैलकुलेट करूं तो 22 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, n इज इक्वल टू 5 बनता है, होल नंबर बनता है। लेकिन मैं अगर ये सारी कैलकुलेशन अगर स्किप कर दूं, जस्ट मैं ये नंबर देख लूं, तो मुझे पता चलेगा कि 11 पाई बॉन्ड है। तो 11 पाई बॉन्ड है, ऑड नंबर है, तो ऑब्वियसली इट विल ओबे हकर रूल। तो ये मैंने आपको सिर्फ बताना था। अब कोई आपका क्वेश्चन है हकर रूल से तो मुझसे पूछे, क्या मुश्किल है इसमें बताइए? अब तो स्ट्रक्चर देख के पता चल जाएगा ना आपको।
यस सर। सर ये लास्ट का है, ये एरोमेटिक होगा ना फिर? क्या चीज? ये आखिरी वाला? जी, हाँ जी, इसमें सारे एरोमेटिक होगा। इसमें अगर आप देखें, मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें 11 पाई बाउंड है ना, तो ऑड नंबर है, एरोमेटिक है। लेकिन अगर आप 4n+2 से भी कैलकुलेट करते हैं तो आपको 22 n=5 ये होल नंबर निकलता है ना। तो आप होल नंबर निकाल के डिसाइड करना आपने कि ये एरोमेटिक है या नहीं। इसकी बजाय आप डायरेक्ट पाई यहाँ से नहीं देख सकते। ये ऑड है तो इसका मतलब है ठीक है, क्योंकि ऑड ने जब 4 से ज़रब खानी है तो इवन हो जाना है, इवन ने फिर 2 में ऐड होना तो इवन ही हो जाना है। तो ये इवन ही आएगा अगर ये n ऑड है, ठीक है? और मोस्टली फिर ये वाली चीज़ आपको मिलेगी। या आप वैसे भी चेक कर लीजिएगा, आप नेट से भी 2-4 स्ट्रक्चर और भी देख के एरोमेटिक कंपाउंड के आप उनका पाई लैब बाउंड देखें और 4n+2 से कैलकुलेट करें, रिवर्स कैलकुलेशन कर लें ना। कल को पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है कि ये कंपाउंड 8-10 स्ट्रक्चर दिए हों, बड़े-बड़े स्ट्रक्चर दिए हों, आप हर एक के क्या 4n+2 कैलकुलेट करने बैठ जाएँगे। इतना टाइम नहीं होता, वहाँ पे तो 1 मिनट में आपने फड़का के क्वेश्चन मारना है साइड पे और अगला क्वेश्चन पकड़ना। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये अपने माइंड में कैलकुलेशन रखते हैं, कोई भी चीज़ चेक करनी हो। तो आपने कोई भी चीज़ देखनी हो तो आप जस्ट उसके पाई बाउंड देखें कि टोटल पाई बाउंड कितने आ रहे हैं। कॉन्जुगेशन, हाँ, ये पहली बात है, बाकी तीनों शर्तें पूरी हों, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये ना हो गया आप ये देखें, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन भी होनी चाहिए। ये नहीं है एक बात, इस तरह का अगर फॉर एग्जांपल ये बड़ा स्ट्रक्चर है, यहाँ से मैंने डबल बॉन्ड खत्म कर दिया है, तो फिर एरोमेटिक खत्म हो गया ये, बेशक ये 4n+2 को फॉलो भी कर रहा हो। बात समझनी है, ये गलती नहीं करनी है आपने, क्योंकि स्ट्रक्चर देख लिया है। पहले ये देखें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये पूरी चेन ऐसे चल रही है कि नहीं चल रही। और अगर वो चेन चल रही है, हकर रूल को ओबे कर रहे हैं, सॉरी कंजुगेशन भी है, तो फिर आप हकर रूल की तरफ जाएंगे। अगर कंजुगेशन ही नहीं है तो बात ही खत्म होगी, ठीक है? फिर तो हमारी स्टोरी दी एंड है। वो कंजुगेशन सबसे जरूरी चीज है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। चल, कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वरना फिर एंजॉय करें। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। सर जो अभी जो लास्ट में जो आपने कर दी। अजी क्या कह रहे हैं? सर जो लास्ट में बल्कि ग्रुप था, अगर उसमें से सिर्फ एक ही बॉन्ड हम रिमूव कर देते, लेकिन हाँ बाकी तो में तो कॉन्जुगेशन आ रही है ना, तो फिर भी नहीं, नहीं होगा। फिर भी नहीं होगा। फिर भी मैंने कहा ना, एक भी अगर आपने टोटल जितना भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर कंप्लीट में कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, कंप्लीट में, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में ए टू जी। जैसे ऊपर मैंने इस तरह एंथ्रासीन और इस तरह की एग्जांपल्स हैं, उसमें देखें तो डबल सिंगल डबल की पूरी कॉन्जुगेशन चेन चलती है, वैसे 2 बेंजीन रिंग हो, 3 बेंजीन रिंग हो। तो वो आपको जो मैंने पहली पीडीएफ दी थी स्टार्ट की है, वो जो पहली स्ट्रक्चर एंथ्रासीन का बना हो, 3 थे ना उसमें, उसमें भी जी ऐसे सर। ही था। आप उसमें चेक कर लें, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। अगर कॉन्जुगेशन ब्रेक होगी तो काम खत्म, वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। ओके सर। एरोमेटिक की शर्त के लिए ये चारों शर्तें लाजमी हैं, साइक्लिक होना, प्लेनर होना, कंजुगेशन होना और हक्कर रूल को ओबे करना। हक्कर रूल को ओबे करने का मतलब है 4n+2 में n जो है वो होल नंबर में आना चाहिए। जब आप उसकी कैलकुलेशन करें 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स आपने गनने हैं कि कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, उसको एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो पाई इलेक्ट्रॉन n आपका होल नंबर में निकलता है तो आप कह देंगे एरोमेटिक है। आपका n जो है फ्रैक्शन में निकलता तो आप कह देंगे कि ये नॉन एरोमेटिक। ठीक हो गया? यस।